नमस्कार दोस्तों, मंजीत मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं सितंबर 2022 के पीडी का एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, इस वीडियो में सितंबर 2022 के पीडी के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक्सप्लेन किया गया है, जिससे कि यदि एग्जाम में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे तो आपका एग्जाम में प्रश्न छूटेगा नहीं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, और यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। 16वां चुनाव था, ये राष्ट्रपति का 16वां चुनाव था, यानी कि राष्ट्रपति में ये 15वीं राष्ट्रपति बनी है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति थे वे लगातार 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति रहे हैं, इसलिए 16वें चुनाव में 15वीं राष्ट्रपति बनी है, दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी राष्ट्रपति। और ये संथाल आदिवासी से संबंधित हैं। संथाल एक ट्राइब है और इनका जन्म जो है ओडिशा के मयूरभंज जिले में हुआ था 1958 में। 2014 से 21 तक ये झारखंड की राज्यपाल रही। इनके विपक्ष में जो है उम्मीदवार थे राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा। 16वां चुनाव जो है 18 जुलाई 2022 को संपन्न हुआ और ये सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनी है भारत की, साथ ही स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति हैं ये। 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में होगा 27 सितंबर 2022 से 10 अक्टूबर 2022 के बीच। पहले ये 2016 में गोवा में प्रस्तावित था, लेकिन गोवा सरकार की असमर्थता के कारण टला और फिर आगे कोविड-19 के कारण जो है इसका समय टलता गया। और इसके पहले जो है ये 36वां है, जो कि सितंबर अक्टूबर 2022 में होगा। इसके पहले 35वां जो है 2015 में केरल में हुआ था। पहला राष्ट्रीय खेल 1924 में लाहौर में आयोजित हुआ था। 1924 से 38 तक राष्ट्रीय खेल को इंडियन ओलंपिक गेम्स के नाम से जाना जाता था। कोविड-19 टीकाकरण का 200 करोड़ खुराक भारत में पूरा हो गया है 17 जुलाई 2022 को। चीन के बाद भारत दूसरा देश है 200 करोड़ खुराक पूरा करने वाला। और आपको बता दें कि इसमें तीसरा कोई देश आएगा भी नहीं, क्योंकि कोविड-19 की खुराक जनरली 2 खुराक हैं, बूस्टर डोज के बाद 3 खुराक हो जा रहा है। और किसी देश में खूब ज़्यादा होगा तो 1 खुराक और होगा, लेकिन किसी भी देश की जनसंख्या अभी 35 करोड़ से अधिक नहीं है तीसरे स्थान पर, इसलिए 200 करोड़ खुराक होने वाला अब कोई तीसरा देश नहीं बनेगा। भारत में कोविड-19 टीकाकरण प्रारंभ हुआ था 16 जनवरी 2021 को और 21 अक्टूबर यानी कि 9 महीने में 100 करोड़ खुराक पूरा हो गया। और अगले 9 महीने में 17 जुलाई 2022 को 200 करोड़ यानी कि 9 महीने के अंतराल पर 100 करोड़ पूरा हुआ। 17 सितंबर 2021 को एक दिन में सर्वाधिक 2.5 करोड़ टीकाकरण किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर। और वर्तमान में जो है 17 जुलाई 2022 तक भारत में 90% वयस्कों का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है, यानी कि पूर्ण टीकाकरण का तात्पर्य है कि टीका का सभी डोज। और 98% वयस्कों को कम से कम टीकाकरण का 1 खुराक दिया जा चुका है। राज्यसभा हेतु 4 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया गया 6 जुलाई 2022 को, और ये 4 सदस्य बने हैं पीटी उषा, खेल जगत की उड़न परी कहा जाता है, धाविका है भारत की। इलैया राजा संगीत क्षेत्र से जुड़े हैं। वी विजेंद्र प्रसाद गारू कला क्षेत्र से जुड़े हैं। और वीरेंद्र हेगड़े धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। राज्यसभा की जो है 7 सीटें अप्रैल 2022 से ही रिक्त थी मनोनयन के लिए। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सीटों पर मनोनयन किया जाता है, जिनमें से 7 सीट जो है अप्रैल 2022 से रिक्त थी। इस 7 सीट में से 4 सीटों पर मनोनयन किया गया जुलाई में, 3 सीट अभी भी रिक्त हैं। NIRF की इंडिया रैंकिंग 2022 उच्च शैक्षणिक संस्थानों का अखिल भारतीय रैंकिंग 15 जुलाई 2022 को जारी किया गया। इसमें 11 विभिन्न श्रेणियों में रैंकिंग दी गई है।
और देखिए ओवरऑल इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के रैंकिंग में पहले स्थान पर है आईआईटी मद्रास, दूसरे स्थान पर है आईआईएससी बेंगलुरु और तीसरे स्थान पर है आईआईटी बॉम्बे। गोधन न्याय योजना के तहत गोबर के साथ साथ अब गोमूत्र भी खरीदेगी छत्तीसगढ़ सरकार। गोधन न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार जो है गोबर खरीदती थी किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, और ये योजना जो है गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ में जुलाई 2020 में प्रारंभ हुआ था। अब 28 जुलाई 2022 से छत्तीसगढ़ में त्यौहार मनाया जाता है हरेली त्यौहार। उसी दिन से गोधन न्याय योजना के तहत गोमूत्र की भी खरीद प्रारंभ की है छत्तीसगढ़ सरकार ने, और इसका दर है न्यूनतम 4 रुपये प्रति लीटर। आईएनएस सिंधु ध्वज भारतीय नौसैनिक पनडुब्बी है। ये 35 वर्ष की सेवा के बाद इसे 16 जुलाई 2022 को सेवा मुक्त किया गया। 1987 में सोवियत संघ से प्राप्त कर इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। यह पनडुब्बी नौसेना की अकेली ऐसी पनडुब्बी है जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने नवाचार के लिए सीएनएस रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया था। भारतीयों द्वारा विदेशी नागरिकता ग्रहण करने का एक आंकड़ा आया है जिसमें कहा गया है कि 2021 में रिकॉर्ड 1,63,000 भारतीयों ने विदेशी नागरिकता ग्रहण की, और इसमें लगभग आधे अकेले अमेरिका में 1,63,000 में 78,284 अमेरिका की नागरिकता ग्रहण की। और दूसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, 23,533 लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता ग्रहण की। तीसरे स्थान पर कनाडा है, 21,597 लोगों ने कनाडा की नागरिकता ग्रहण की। और देखिए इसमें कुछ खास रोचक स्थिति यह है कि 10 लोगों ने 2021 में नेपाल की नागरिकता ग्रहण की, भारतीय लोगों ने 41 भारतीय ने पाकिस्तान की नागरिकता ग्रहण की और 362 भारतीयों ने चीन की नागरिकता ग्रहण की। 2015 से 21 के दौरान कुल 9,24,000 भारतीयों ने विदेशी नागरिकता ग्रहण की, देश की नागरिकता छोड़कर। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कांग्रेस का कोई सदस्य नहीं रहा, और ये 135 वर्षीय उत्तर प्रदेश विधान परिषद के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जबकि कांग्रेस का कोई सदस्य उसमें नहीं रहा। 100 सदस्यीय विधान परिषद में वर्तमान में सर्वाधिक 73 सदस्य बीजेपी के हैं। श्रीलंका में भीषण आर्थिक तथा राजनीतिक संकट। 13 जुलाई को राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग गए। इसके बाद रानिल विक्रमसिंघे को जो है राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। 9 मई 2022 को ही ये प्रधानमंत्री बने थे, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना। वर्तमान में तो ये राष्ट्रपति हैं, लेकिन 9 मई 2022 को ये प्रधानमंत्री बने थे। तो आपको एग्जाम में इस तरह ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि मई 2022 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन बने, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो राष्ट्रपति हैं, क्योंकि मई में प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन 13 जुलाई को जब ये राष्ट्रपति यहाँ के छोड़कर भाग गए विदेश आर्थिक राजनीतिक संकट के कारण, तो उसके बाद जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और नया चुनाव हुआ। चुनाव में भी राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 21 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली इन्होंने। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई 8 जुलाई 2022 को। भारत के साथ इनके अच्छे संबंध थे, जिसके कारण अगले दिन यानी कि 9 जुलाई को भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। भारत की 4 बार आधिकारिक यात्रा पर आने वाले एकमात्र जापानी प्रधानमंत्री थे ये। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का त्यागपत्र 7 जुलाई 2022 को उन्होंने त्यागपत्र दिया। कुछ मामलों में उलझने के कारण जुलाई 2019 में ही ये प्रधानमंत्री बने थे। पार्टी गेट विवाद तथा अन्य कुछ विवाद के कारण जो है इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। पार्टी गेट विवाद को लॉकडाउन पार्टी विवाद भी कहा जाता है। ये लॉकडाउन पार्टी ये है कि लॉकडाउन के दौरान जो है इनकी पत्नी ने प्रधानमंत्री आवास पर पार्टी बुलाई थी, जिस दौरान की सिर्फ 2 लोगों से अधिक का एकत्रीकरण वर्जित था। उस दौरान पार्टी किया गया था, जिसके कारण विवाद में घिरे थे, और उसके बाद फिर कुछ अन्य विवादों में घिरने के बाद जो है इन्हें मजबूरन त्यागपत्र देना पड़ा। इनके त्यागपत्र के बाद भारतीय मूल के ऋषि सुनक, जो कि भारतीय उद्यमी एनआर नारायण मूर्ति के दामाद हैं, इनके प्रधानमंत्री बनने की संभावना प्रबल हो गई है।
मंकी पॉक्स को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया 23 जुलाई 2022 को। इसके पहले हाल के वर्षों में जो है WHO द्वारा जो ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है वो जीका वायरस को घोषित किया गया है, इबोला वायरस को घोषित किया गया है और लेटेस्ट जो है वो कोरोना वायरस को घोषित किया गया है। अमिताभ कांत G20 के आगामी शिखर सम्मेलन हेतु भारत के पूर्णकालिक शेरपा नियुक्त किए गए हैं। G20 का जो है 23वां शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में होगा। 22वां जो है इंडोनेशिया के बाली में प्रस्तावित है, जो कि नवंबर 2022 में होगा। इसके बाद जो है 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक G20 की अध्यक्षता भारत करेगा और इसी के लिए जो है अमिताभ कांत को, जो कि नीति आयोग के पूर्व CEO हैं, उन्हें भारत का पूर्णकालिक शेरपा नियुक्त किया गया। I2U2 यानी कि I ये 2 हुआ और U2 यानी कि UU, इंडिया, इजराइल, USA, UAE 4 देशों का ये संगठन है जिसे नाम दिया गया है I2U2। इसका जो है सम्मेलन, पहला शिखर सम्मेलन 2022 में 14 जुलाई को वर्चुअली संपन्न हुआ। इसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया कि गुजरात में अक्षय ऊर्जा सौर एवं पवन से 300 मेगावाट का बैटरी स्टोरेज सिस्टम स्थापित होगा। 19वां एशियाई खेल 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के बीच चीन के हांगझाओ में संपन्न होगा। पहले यह 10 से 25 सितंबर 2022 के बीच ही प्रस्तावित था, लेकिन बीच में कोविड-19 की स्थिति उभरी और उसके कारण इसका डेट एक्सटेंड कर दिया गया 1 वर्ष के लिए, और ये फिलहाल जो है इसका डेट निर्धारित किया गया है 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के बीच। इसका पिछला जो था 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 के बीच इंडोनेशिया में संपन्न हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अलग होने का रूस का इरादा 2024 में अलग हो सकता है। हालांकि इसकी कोई औपचारिक घोषणा रूस द्वारा नहीं की गई है, लेकिन अपने कार्यों से ऐसा संकेत दिया है कि वो अपना अलग ऑर्बिटल स्टेशन तैनात करना चाहता है, जिसके कारण वो 2024 में इससे अलग हो सकता है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है ये बहुराष्ट्रीय परियोजना है, जो कि 1998 में स्थापित किया गया था और इसमें कई देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां हैं, जैसे कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, रूस की रोसकोस्मोस, जापान की जाक्सा, कनाडा की CSA और यूरोप की ESA। भारत नवाचार सूचकांक 2021 ये तीसरा था। 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। इसमें 3 राज्यों की 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। बड़े राज्य जिसमें 17 राज्य हैं, पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्य जिसमें कि 10 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश एवं छोटे राज्य जिसमें कि 9 हैं। केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्य मिलाकर 9 हैं। इसमें छोटे राज्य में गोवा है, बाकी केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देखिए, बड़े राज्यों में शीर्ष पर है कर्नाटक, दूसरे स्थान पर तेलंगाना, तीसरे स्थान पर हरियाणा और अंतिम स्थान जो है 17वां स्थान छत्तीसगढ़ का है। उसी प्रकार पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों में पहले स्थान पर है मणिपुर, दूसरे स्थान पर उत्तराखंड, तीसरे स्थान पर मेघालय और अंतिम स्थान जो है वो नागालैंड का है, 10वां स्थान। केंद्र शासित प्रदेश एवं छोटे राज्यों में जो है पहले स्थान पर है चंडीगढ़, दूसरे स्थान पर दिल्ली, तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंतिम स्थान लद्दाख का है। इसी प्रकार जो है भारत नवाचार सूचकांक 2021 में जो है विभिन्न राज्यों की रैंकिंग देखिए, जो कि आपको, यदि आप स्टेट PCS की तैयारी करते हैं तो आपके स्टेट में पूछा जा सकता है। तो कुछ प्रमुख स्टेट का, उत्तर प्रदेश देखिए रैंक है 7वां, झारखंड रैंक है 10वां, राजस्थान का रैंक है 12वां, मध्य प्रदेश का रैंक है 13वां, बिहार का रैंक है 15वां और छत्तीसगढ़ का रैंक है अंतिम 17वां। और ये सभी राज्य जो है बड़े राज्यों की श्रेणी में शामिल हैं। ये प्रॉपर स्टेट PCS के लिए या स्टेट के अन्य एग्जामों के लिए है। और स्टेट एग्जाम के लिए आपको हर एक, जिस एग्जाम स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, आपको उसका सूचकांक मान भी यहाँ दिया गया है, आपको उसका भी ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कि BPSC या बिहार SSC के लिए जो है बिहार का रैंकिंग 15वां है 17 में, और बिहार का जो है सूचकांक मान है 11.58। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मामले में राज्यों के प्रदर्शन का सूचकांक के आधार पर मूल्यांकन। इसमें देखिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का सूचकांक मान कितना है और रैंक क्या है। पहले स्थान पर है ओडिशा, दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश।
और कुछ राज्यों का देखिए, मध्य प्रदेश का 6वां स्थान है, बिहार का 7वां स्थान है, झारखंड का 10वां स्थान है, यूपी वाले देखिए उत्तर प्रदेश का 2रा स्थान है, अंतिम स्थान गोवा का है 20वां। इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 ये 19 जुलाई 2022 को जारी किया गया। बायो इकोनॉमी जैव अर्थव्यवस्था, भारत में जैव अर्थव्यवस्था से संबंधित रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि देश में जैव अर्थव्यवस्था का आकार 2020 में 70.2 अरब डॉलर था, जो 2021 में 14.1% बढ़कर 80 अरब डॉलर हो गया, और अनुमान व्यक्त किया गया है कि 2025 तक ये 150 अरब डॉलर और 2030 तक 300 अरब डॉलर से अधिक हो जाएगा। इसमें यह भी बताया गया कि 2021 में भारत में 1128 स्टार्टअप स्थापित हुए। 2021 में कोविड-19 टीकाकरण की कुल 1.45 अरब यानी कि 145 करोड़ खुराकें दी गई, जिसके आधार पर हुआ कि औसतन प्रतिदिन 40 लाख खुराक कोविड-19 टीकाकरण की दी गई। साथ ही 2021 में कोविड-19 परीक्षण के कुल आंकड़े जो हैं, कुल परीक्षण किया गया 50.67 करोड़ यानी कि 50 करोड़ 67 लाख कोविड परीक्षण किया गया, यानी कि औसतन प्रतिदिन 2021 में जो है औसत प्रतिदिन 13 लाख कोविड टेस्ट किए गए और प्रतिदिन 40 लाख कोविड टीकाकरण किया गया। पिछले 10 वर्षों में बायो इकोनॉमी स्टार्टअप की संख्या 50 से बढ़कर 5300 हो गई देश में, और 2025 तक 10,000 से अधिक हो जाएगी, ये इस रिपोर्ट में अनुमान व्यक्त किया गया है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 अंकटाट द्वारा जारी किया गया, यह 32वां रिपोर्ट था, जून 2022 में जारी किया गया। इसमें बताया गया है कि वैश्विक एफडीआई अंतरप्रवाह जो है 2020 में, जो कि 963 बिलियन डॉलर था, 963 अरब डॉलर, वो 2021 में 64% बढ़कर 1583 अरब डॉलर हो गया। वैश्विक स्तर पर एफडीआई अंतरप्रवाह 2020 की अपेक्षा 21 में 64% बढ़ा है, जबकि भारत में जो है 2020 के 64 अरब डॉलर से 2021 में 30% घटकर 45 अरब डॉलर 45 बिलियन डॉलर हो गया। सर्वाधिक एफडीआई अंतरप्रवाह देखिए, अमेरिका में हुआ, पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर हांगकांग है, भारत का इसमें 7वां स्थान है। यहां पर देखिए 2020 में कितना था, 21 में बढ़कर इतना हो गया, इसके आधार पर यह रैंकिंग है। एफडीआई बाह्य प्रवाह, ये अंतः प्रवाह का था आंकड़ा, ये बाह्य प्रवाह, सर्वाधिक बाह्य प्रवाह अमेरिका से हुआ 403 अरब डॉलर। अमेरिका में अंतर प्रवाह देखिए 367 अरब डॉलर और बाह्य प्रवाह 403 अरब डॉलर। दूसरे स्थान पर जर्मनी है, तीसरे स्थान पर जापान और चौथे स्थान पर चीन। उसी प्रकार भारत में 2021-22 में एफडीआई देखिए, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय की विज्ञप्ति 28/7/2022 को जारी की गई, जिसमें कि इससे संबंधित आंकड़ा बताया गया है कि भारत में एफडीआई के 5 स्रोत देश देखिए। सर्वाधिक एफडीआई किन देशों से हुआ? सबसे अधिक सिंगापुर से हुआ, कुल एफडीआई का 27.01% सिंगापुर से हुआ भारत में। दूसरे स्थान पर अमेरिका है, तीसरे स्थान पर मॉरिशस, चौथे स्थान पर नीदरलैंड और 5वें स्थान पर स्विट्जरलैंड। और ये जो प्रतिशत है भारत में होने वाले कुल एफडीआई में इस देश का हिस्सा, सर्वाधिक सिंगापुर का हिस्सा है 27% लगभग, दूसरे स्थान पर अमेरिका का लगभग 18%, तीसरे स्थान पर मॉरिशस का लगभग 16%। उसी प्रकार देखिए सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले 5 राज्य जो विदेशों से एफडीआई हुआ भारत में, उसमें सर्वाधिक एफडीआई कर्नाटक में हुआ 37.55%। कुल एफडीआई जो भारत में हुआ उसका 37.55% अकेले कर्नाटक में हुआ। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा, तीसरे स्थान पर दिल्ली, चौथे स्थान पर तमिलनाडु और 5वें स्थान पर हरियाणा रहा। 2021-22 में भारत में एफडीआई प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 क्षेत्र, किन क्षेत्रों में एफडीआई प्राप्त हुआ? सबसे अधिक पहले स्थान पर है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, जो कि कुल एफडीआई का 24.6% अकेले इसी क्षेत्र में हुआ। दूसरे स्थान पर सेवा क्षेत्र, वित्त, बैंकिंग, बीमा आदि 12.13%। तीसरे स्थान पर ऑटोमोबाइल उद्योग, चौथे स्थान पर व्यापार, 5वें स्थान पर निर्माण गतिविधियां। भारत में 5 और आर्द्रभूमि क्षेत्र रामसर स्थलों की सूची में शामिल की गई जुलाई 2022 में। इससे भारत में रामसर स्थलों की संख्या 49 से बढ़कर 54 हो गई है। रामसर संधि जो है 2/2/1971 को ईरान के रामसर
में संधि हुई थी जो कि 1975 से लागू हुई, और भारत इस संधि पर 1 फरवरी 1981 को हस्ताक्षर किया। और इसके तहत जो है अब तक जो है जुलाई 2022 से पहले भारत के 49 स्थल शामिल थे, जिसमें पहला स्थल जो है चिल्का झील था, जिसे कि रामसर स्थल घोषित किया गया था। भारत का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था चिल्का झील को, ओडिशा में स्थित है। और जुलाई 2022 से पहले 49 स्थल थे, जुलाई में 5 स्थल को घोषित किया गया और वर्तमान में कुल 54 स्थल हो गए। ये 5 स्थल देखिए कौन कौन से हैं। इसमें से 3 गुजरात के हैं, एक मिजोरम का है और एक मध्य प्रदेश का है। किरिकिली पक्षी अभ्यारण्य, पल्ली करनई मास रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरण मैंग्रोव, ये तीनों गुजरात में हैं। पाला आर्द्रभूमि मिजोरम का और साख्य सागर मध्य प्रदेश का, इन 5 को रामसर स्थल घोषित किया गया जुलाई 2022 में। भारत में विद्युत उत्पादन क्षमता अब 403 गीगावाट से अधिक हो गई है और वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर भारत है। भारत में जो है 403 गीगावाट यानी कि 4,03,760 मेगावाट, इतना जो है यह है जून 2022 तक का आंकड़ा। और इसमें से जो है कुल जो है विद्युत उत्पादन क्षमता में जीवाश्म ईंधन का हिस्सा है 58.5%। दूसरे स्थान पर जल जो है सौर ऊर्जा का हिस्सा है 14.3%, जल विद्युत का हिस्सा है 11.6%, पवन ऊर्जा का हिस्सा है 10.1%, नाभिकीय ऊर्जा का जो है 1.6%। ये पिछले कई वर्षों से 2% के लगभग बना हुआ है, कभी 1.8 पहुंचता है, कभी 1.9, 2% पार कभी नहीं किया। भारत में पिछले 15 वर्षों से जो है नाभिकीय ऊर्जा का कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में लगभग 2% का हिस्सा, वर्तमान में 1.7%। और कुल देखा जाए नाभिकीय ऊर्जा का, आपको कुल भी ध्यान रखना चाहिए, और इधर ये टोटल कुल 403, ये भी ध्यान रखना चाहिए। नाभिकीय ऊर्जा के कुल क्षमता है 6,780 मेगावाट। बाकी अन्य का जो है परसेंटेज के रूप में ध्यान रखना चाहिए। और इसमें जो है केंद्रीय क्षेत्र, राज्य क्षेत्र और निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी देखिए। केंद्रीय क्षेत्र 24.6%, राज्य क्षेत्र 26% और निजी क्षेत्र का योगदान है 49.5%। लीडिंग वेल्दी वुमेन 2021 रिपोर्ट जारी किया गया 22 जुलाई 2022 को हुरुन एम कोटक द्वारा, और इसमें भारत की सबसे धनी महिलाओं की सूची जारी की गई और यह सूची तीसरी है। इसमें जो है शीर्ष स्थान पर देखिए कौन कौन है। पहले स्थान पर रोशनी नडार मल्होत्रा HCL की हैं, इनकी कुल संपत्ति जो है 84,330 करोड़ रुपए बताई गई है। दूसरे स्थान पर नायका की फागुनी नायर हैं, तीसरे स्थान पर बायोकॉन की किरण मजूमदार शाह और चौथे स्थान पर डिविज लैब की नीलिमा मोटा पारती हैं। और 100 में से 25 महिलाएं, ये तीसरी सूची है ना, तो 100 में से 100 महिलाओं की सूची है। इसमें से 25 महिलाएं बिल्कुल पहली बार शामिल हुई हैं, बाकी 75 पहले भी इस सूची में शामिल थी। जेट सेट गो की 33 वर्षीय कनिका टेकरीवाल, जिनकी कुल संपत्ति 420 करोड़ रुपए है, ये इस सूची की सबसे कम उम्र की महिला है। IMF की वृद्धि दर का अनुमान 22 जुलाई 2022 को लगाया गया। इसमें पिछले अनुमानों में संशोधन किया गया है। पहले जो है इसके पहले अप्रैल में जारी किया गया था अनुमान, उसमें 2022 में वैश्विक वृद्धि दर का अनुमान अप्रैल में व्यक्त किया गया था 3.6, जिसे घटाकर 26 जुलाई की रिपोर्ट में जारी किया गया कि 3.2% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया। उसी प्रकार 2022-23 में भारत का जो है वृद्धि दर रहने का अनुमान अप्रैल में व्यक्त किया गया था 8.2%, जो कि अभी घटाकर 26 जुलाई की रिपोर्ट में घटाकर 7.4% कहा गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि भारत की यह वृद्धि प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सर्वोच्च होगी। भारत से केवल प्रमुख अर्थव्यवस्था में सऊदी अरब अधिक होगा, 7.6%। एशियाई विकास बैंक का वृद्धि दर का अनुमान ये भी जुलाई में जारी किया गया, इसके पहले अप्रैल में जारी किया गया था। इसमें कहा गया है कि भारत में 2022-23 में जो है अनुमान व्यक्त किया गया है 7.2%, जो कि पिछला अप्रैल 2022 में था 7.5%। अप्रैल 2022 में जो पिछला अनुमान व्यक्त किया गया था उसमें 7.5% अनुमान व्यक्त किया गया था 2022 में भारत की वृद्धि दर का। उसी प्रकार इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2023-24 में भारत की वृद्धि दर 7.8% होगी, जबकि अप्रैल वाली रिपोर्ट में 8% बताया गया था 2023-24 के लिए भारत का आर्थिक वृद्धि दर एशियाई विकास बैंक द्वारा। भारत में 11वीं कृषि गणना का शुभारंभ किया गया है। कृषि गणना जो है 5-5 वर्षों के अंतराल पर होता है और पिछला 2015-16 में किया गया था, यानी कि 10वां जो है पिछला 10वां था वो 2015-16 में किया गया था। 11वां का शुभारंभ किया गया
28 जुलाई 2022 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। 2021-22 में देश में रिकॉर्ड बागवानी उत्पादन का अनुमान व्यक्त किया गया है, दूसरा अग्रिम अनुमान में जुलाई 2022 में। इसमें कहा गया है कि बागवानी का कुल उत्पादन जो है 341.63 मिलियन टन होगा, जो कि पिछली बार की अपेक्षा 2.1% की वृद्धि होगी। और इसके बुआई क्षेत्र जो है ये है 27.74 मिलियन हेक्टेयर, जिसमें कि पिछली बार की अपेक्षा 0.01% की वृद्धि मात्र है। साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि फल के उत्पादन में वृद्धि होगी, लेकिन सब्जी, जड़ी बूटी, मसाला और फूल के उत्पादन में कमी आएगी। कुछ प्रमुख नियुक्तियां देखिए। जुलाई 2022 के आसपास लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम दक्षिणी सूडान में यूएन मिशन के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। जगन मोहन रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस के आजीवन अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इंदरमीत गिल विश्व बैंक के प्रधान अर्थशास्त्री नियुक्त किए गए हैं। आशीष कुमार चौहान राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के एमडी नियुक्त किए गए हैं। राजेश भंडारी राष्ट्रमंडल 2022 में भारतीय दल के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। ये भारतीय मुक्केबाजी संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। सुधाकर दलेला भूटान में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। प्रणय कुमार वर्मा बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई 22 जुलाई 2022 को। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया तान्हाजी के लिए अजय देवगन को, और सुराराई पोट्टू में अभिनय के लिए सूर्या को, दक्षिण भारतीय अभिनेता सूर्या, 2 लोगों को दिया गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। उसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार सुराराई पोट्टू में अभिनय के लिए अपर्णा बाल मुरली को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार तमिल फिल्म सुराराई पोट्टू को दिया गया, जिसके निर्देशक हैं सुधा कोंगरा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया फिल्म अयप्पन कोशियुम के लिए सच्चिदानंद के.आर. को। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया तुलसीदास जूनियर। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार दिया गया मराठी फिल्म सुमी को। सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया मराठी फिल्म फ्यूनरल को। पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया कन्नड़ फिल्म तलेडंडा को। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन प्रदान करने वाली फिल्म हिंदी फिल्म तान्हाजी को दिया गया। किसी निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया तमिल फिल्म मंडेला को। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में अकादमिक उत्कृष्टता के लिए लोक प्रशासन पुरस्कार दिया जाएगा आईआईपीए द्वारा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा दिया जाएगा। इसकी घोषणा 5 जुलाई 2022 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री जितेंद्र सिंह द्वारा की गई। हिंदी दैनिक अमर उजाला के साहित्य के क्षेत्र का शब्द सम्मान 2022 की घोषणा की गई 9 जुलाई 2022 को। इसमें सर्वोच्च आकाशदीप सम्मान दिया गया हिंदी साहित्यकार शेखर जोशी को और ओडिया साहित्यकार प्रतिभा राय को। फेमिना मिस इंडिया 2022 ये 58वीं प्रतियोगिता थी। 3 जुलाई 2022 को मुंबई में संपन्न हुई। ये पुरस्कार दिया गया सिनी शेट्टी को, कर्नाटक के हैं। दूसरे स्थान पर ही राजस्थान की रूबल शेखावत यानी कि फर्स्ट रनर अप, और तीसरे स्थान यानी कि सेकंड रनर अप में रही उत्तर प्रदेश की सिनाटा चौहान। जुलाई में कुछ लोगों की मृत्यु हुई जो चर्चित लोग रहे। सुशोभन बंदोपाध्याय 1 रुपया वाला डॉक्टर के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये बंगाली चिकित्सक हैं। 2020 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। 26 जुलाई 2022 को इनकी मृत्यु हो गई। भूपिंदर सिंह पार्श्व गायक एवं गजल गायक थे। 18 जुलाई 2022 को इनकी मृत्यु हो गई। साधना गुप्ता मुलायम सिंह यादव जी की दूसरी पत्नी थी। 7 जुलाई 2022 को इनकी मृत्यु हो गई। सी गार्जियन 2 चीन पाकिस्तान का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है, जो कि 10 से 13 जुलाई 2022 के बीच संघाई के निकट सैन्य बंदरगाह वुसोंग पर संपन्न हुआ। इसका उद्देश्य था समुद्री खतरे का सामना मिलकर करने की क्षमता तथा द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो 6 से 7 जुलाई 2022 को दिल्ली के प्रगति मैदान में संपन्न हुआ और ये रक्षा से जुड़े अत्याधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी है। भारतीय वायुसेना का मिग 20 विमान बाड़मेर के निकट 28 जुलाई 2022 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया और पिछले 20 महीने में ये मिग 21 की छठी दुर्घटना थी। इस 6 मामले में जो है 5 मामले में पायलट की मृत्यु हो गई। मिग 21 विमानों को 1963 में तत्कालीन सोवियत संघ से
प्राप्त कर नौसेना में शामिल किया गया था, लेकिन लगातार दुर्घटना की स्थितियों को देखते हुए इनको 2025 तक जो है इसके सभी स्क्वाड्रन को वायुसेना से हटाने की योजना चल रही है। बुरहानपुर ये मध्य प्रदेश का जिला है, देश का पहला हर घर जल वाला परमाणु जिला इसे घोषित किया गया है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 ये द्विवार्षिक आयोजन है, 18वां आयोजन है। इसका आयोजन 15 से 24 जुलाई 2022 के बीच अमेरिका के ओरेगन के यूजिन में संपन्न हुआ। इसमें जो है रूस और बेलारूस जो है प्रतिबंधित थे यूक्रेन पर हमले के कारण। और पदक तालिका में देखिए शीर्ष स्थान पर रहा अमेरिका, दूसरे स्थान पर इथियोपिया, तीसरे स्थान पर जमैका। अमेरिका ने 13 स्वर्ण, 9 रजत और 11 कांस्य सहित कुल 33 पदक जीते। इथियोपिया ने 4 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 10 पदक जीते। जमैका ने 2 स्वर्ण, 7 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 10 पदक जीते। भारत इसमें एकमात्र रजत पदक जीता और इसमें पहली बार शुरू की गई टीम ट्रॉफी अंकों के आधार पर अमेरिका को प्रदान की गई। अगला जो है 2023 में हंगरी के बुडापेस्ट में होगा और उसके बाद 2025 में जापान के टोक्यो में होगा। नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में जो भारत मात्र एक पदक जीता वो रजत पदक नीरज चोपड़ा ने जीता भाला फेंक में 88.19 मीटर भाला फेंक कर। इसके पूर्व एकमात्र पदक 2003 में पेरिस में अंजू बॉबी जॉर्ज ने लंबी कूद में कांस्य पदक जीता था। यानी कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का अब तक ये दूसरा पदक है। पहला पदक अंजू बॉबी जॉर्ज ने जीता था 2003 में, लंबी कूद में वो कांस्य पदक था। यानी कि रजत जीतने वाले पहले हैं, पुरुष खिलाड़ियों में पहले हैं और पदक जीतने वालों में दूसरे, क्योंकि पहले हैं ये महिला रही हैं, कांस्य पदक जीता है। तो अगर इन दोनों में अंतर किया जाए कि पुरुष खिलाड़ी कौन है तो नीरज चोपड़ा, या कांस्य पदक विजेता कौन है तो नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। मलेशियाई ओपन 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट है। इसमें पुरुष एकल का खिताब डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने जीता जापान के कोंटे मोमोटा को हराकर, और महिला एकल का खिताब थाईलैंड के जतवानोक इंटेनॉन ने जीता चीन के चेन यूफी को हराकर। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022 पुरुष एकल का खिताब इंडोनेशिया के एंथनी सिनीसुका ने जीता और महिला एकल का खिताब भारत के पीवी सिंधु ने जीता। चीन के वांग झी को हराकर जीता इन्होंने पीवी सिंधु। जुलाई 2021 में 4 फार्मूला 1 रेस आयोजित किए गए। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता कार्लोस सेन जूनियर ने, दूसरे स्थान पर है सर्गियो पेरेज। ऑस्ट्रियाई जीता फार्मूला 1 रेस चार्ल्स लेक्लेर्क ने, दूसरे स्थान पर है मैक्स वर्स्टेपन। और फ्रांसीसी फार्मूला 1 रेस जीता मैक्स वर्स्टापेन ने, दूसरे स्थान पर है लुइस हैमिल्टन। और हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीता मैक्स वर्स्टापेन ने, दूसरे स्थान पर है लुइस हैमिल्टन। हॉल ऑफ फेम टेनिस 2022 में ये पुरुषों का था। इसमें अमेरिका के रहेडे आइलैंड पर न्यूपोर्ट में आयोजित हुआ ये 10 से 17 जुलाई 2022 के बीच। इसमें दोनों ही खिताब पुरुषों का यह है। इसमें पुरुष एकल और पुरुष युगल दोनों ही खिताब अमेरिकी खिलाड़ियों ने जीता। पुरुष एकल का खिताब अमेरिका के मैक्सिम क्रेसी ने जीता और पुरुष युगल का खिताब अमेरिका के विलियम ब्लूमबर्ग और स्टीव जॉनसन ने जीता। भारत इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला 2021 का अंतिम मैच स्थगित जो था वो 1 जुलाई 2022 के बीच बर्मिंघम में संपन्न हुआ। सितंबर 2021 में भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट श्रृंखला खेली गई थी इंग्लैंड में, जिसमें कि 5 मैचों की श्रृंखला थी। 4 मैच संपन्न हुए थे और उसके बाद जो है कोविड-19 से भारतीय कई खिलाड़ियों के ग्रसित हो जाने के कारण एक मैच स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद इंग्लैंड ने मांग की थी कि उसे उस समय जो था स्थिति भारत 2-1 से आगे था और एक मैच बचा हुआ था। 2 मैच भारत जीता था, 1 मैच इंग्लैंड और 1 मैच ड्रॉ हुआ था। इसके बाद जो है इंग्लैंड की मांग की थी कि उस मैच में उसे जीत घोषित कर 2-2 की बराबरी पर इसे निपटा दिया जाए, लेकिन जो है वो स्थगित कर दिया गया कि अगले साल होगा। तो इसे जो है 1 से 5 जुलाई 2022 के बीच संपन्न हुआ बर्मिंघम में और जो है ये जीता इंग्लैंड ने। इसके कारण 2-2 से श्रृंखला बराबरी पर रही। इस मैच में भारतीय कप्तान थे जसप्रीत बुमराह
ये हमारे गेंदबाज हैं भारत के, और इन्होंने इस मैच में बल्लेबाजी में एक रिकॉर्ड बनाया। स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 29 रन इन्होंने बनाए और उस ओवर में कुल 35 रन मिले, 6 अतिरिक्त रन प्राप्त हुए। एक वाइड बॉल में चौका चला गया और एक नो बॉल था, नो बॉल पर छक्का लगाया था उन्होंने। तो वाइड बॉल में वाइड का 1 रन और चौका चला गया उसका 4 रन और नो बॉल का 1 रन, कुल 5 रन अतिरिक्त मिले थे। और बल्ले से बना था जसप्रीत बुमराह ने बनाया 29 रन, और इस प्रकार एक ओवर में कुल 35 रन बने, जो कि टेस्ट क्रिकेट का सबसे महंगा ओवर है स्टुअर्ट ब्रॉड का। और आपको बता दें कि T20 का भी सबसे महंगा ओवर इन्हीं का है, जो आपको ध्यान होगा कि 6 छक्का लगाया था युवराज सिंह ने, स्टुअर्ट ब्रॉड ही थे। ये कई साल पहले, लगभग 15 साल पहले, उसमें ये नए ही थे। और आज फिर टेस्ट का सबसे महंगा ओवर भी इन्होंने ही फेंका।